2025 की शुरुआत हो रही थी। गौतम अडानी का साम्राज्य डगमगा रहा था। एक वक्त का सबसे तेजी से उभरता कारोबार अब कर्ज में डूब रहा था। अमेरिका में घूसखोरी और धोखाधड़ी के इल्जाम लग रहे थे और यूरोप अमेरिका के बड़े बड़े बैंक अडानी नाम सुनकर ही हाथ पीछे खींच रहे थे। कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन भले ही सब पीछे छूट जाएं, एक अच्छा दोस्त ऐसे ही मौकों पर काम आता है। गौतम अडानी के दोस्त हैं नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। अब चुनौती थी कि कैसे अडानी की सहायता की जाए। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक चुनौती स्वीकार की गई डीएफएस यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, एलआईसी और नीति आयोग के द्वारा एक मीटिंग हुई और कुछ इस तरह एक दोस्त दूसरे के काम आया कि जब भी याद करता हूं इस वादे को, देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तो हंसी आती है। यानी वॉशिंगटन पोस्ट ने जो रिपोर्ट पब्लिश की है उसकी माने तो जब जब अडानी के लिए बड़े बड़े बैंकों का दरवाजा बंद होता दिख रहा था, तब तब भारत सरकार और एलआईसी उनके लिए दरवाजा खोल रहे थे। लेकिन कैसे? रिपोर्ट में बताया गया कि इस मुश्किल वक्त में अडानी ग्रुप को बचाने के लिए एलआईसी से सीधा सीधा अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करवाया गया और जो इन्वेस्टमेंट था वो था 32,000 करोड़ रुपए का। ये उस वक्त की बात है जब अडानी ग्रुप का कुल कर्ज पिछले 12 महीनों में 20% तक बढ़ चुका था। सोचिए, ये वही एलआईसी है जिसमें देश के करोड़ों आम लोगों का पैसा जमा होता है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब क्या किसी को भारत का बैनामा करके दे दोगे कि बेच दिया? और कैसे बिकता है देश? वो पैसा जो गरीबों गांव के बीमा से आता है, वो पैसा एक ऐसे कारोबारी साम्राज्य को बचाने में लगा दिया गया, उस कारोबारी को जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप चल रहे थे, जो गरीब किसानों के जंगलों में पेड़ कटवा रहा था। तो वॉशिंगटन पोस्ट की इस इन्वेस्टिगेशन में और क्या क्या खुलासे किए गए हैं? क्या वाकई सरकारी संस्था एलआईसी ने सरकार के कहने पर या किसी के दबाव में आकर यह कदम उठाया है? और पूरा मामला शुरू से अब तक अडानी ने कब कैसे क्या किया? फैक्ट एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने देश भर में जो बवाल सोशल मीडिया पर मचा रखा है वो टीवी पर आपको दिखाई नहीं देगा। कोई गोदी मीडिया या कोई बड़ा एंकर इस रिपोर्ट को आप तक नहीं पहुंचाएगा, इसलिए ये वीडियो आखिरी तक ध्यान से देखिए। अमेरिकी अखबार दी वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि भारत के सरकारी अधिकारियों ने खुद एक ऐसी योजना पर नजर रखी थी जिसके जरिए अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट गौतम अडानी के बिजनेस में एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से करवाया गया। यानी सीधे शब्दों में कहें तो देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा संस्था को अरबपति कारोबारी की मदद के लिए इस्तेमाल किया गया। वॉशिंगटन पोस्ट की यह पूरी इन्वेस्टिगेशन एलआईसी और फाइनेंस मिनिस्ट्री के वित्तीय सेवा विभाग यानी डीएफएस से मिले डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड है। इसके लिए एजेंसियों के वर्तमान और पूर्व अधिकारियों से बात की गई है और 3 ऐसे भारतीय बैंकरों से भी बात की गई है जिन्हें अडानी ग्रुप की अंदरूनी जानकारी है। लेकिन सभी ने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर बात की है, क्योंकि सच बोलने की कीमत यहाँ नौकरी और करियर दोनों ही हो सकती थी। तो वॉशिंगटन रिपोर्ट के मुताबिक जब एलआईसी ने अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया था, उस वक्त अडानी के पास 90 अरब डॉलर की संपत्ति थी, तकरीबन 7.5 लाख करोड़ रुपए की। लेकिन उससे कहीं ज्यादा उनके ऊपर कर्ज भी बढ़ चुका था। उनके कारोबार, कोयला खदानें, एयरपोर्ट, बंदरगाह और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट सभी भारी लोन के नीचे दबे हुए थे, क्योंकि अमेरिकी एजेंसियां पहले ही उन पर रिश्वत और फर्जीवाड़े की जांच शुरू कर चुकी थीं, तो विदेशी बैंक्स लोन देने से इनकार कर रहे थे। ऐसे में कहा जाता है कि भारत सरकार ने चुपचाप एक बड़ा प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जिसने न सिर्फ अडानी को डूबने से बचाया बल्कि ये भी दिखा दिया कि भारत की सरकारी संस्थाएं किसके लिए और कब कब काम आती हैं। दी वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि मई 2025 में, कुछ महीने पहले, भारत सरकार के भीतर एक खास मीटिंग हुई थी। एक राहत योजना तैयार की गई थी जो सीधे सीधे अडानी ग्रुप को आर्थिक संकट से निकालने के लिए बनाई जा रही थी। इस प्लान पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डीएफएस, एलआईसी और नीति आयोग तीनों ने मिलकर काम किया था। डीएफएस के डॉक्यूमेंट्स में गौतम अडानी को एक विजनरी एंटरप्रेन्योर बताया गया है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कंपनी ने कठिन चुनौतियों के बावजूद उल्लेखनीय मजबूती दिखाई है। मतलब एलआईसी को कन्विंस किया गया कि आप इन्वेस्ट करिए। इसके 2 मकसद थे। पहला, दुनिया को दिखाना कि अडानी पर सरकार का भरोसा अब भी बरकरार है, क्योंकि दुनिया की कोई बैंक और लोन नहीं दे रही थी। और दूसरा था अडानी ग्रुप के बढ़ते हुए कर्ज को कुछ हद तक कम कर देना। रिपोर्ट में कहा गया कि मई 2025 में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को अपने पुराने कर्ज चुकाने के लिए करीब 4800 करोड़ रुपए की जरूरत थी।
फिर 30 मई को अडानी ग्रुप ने एक बड़ा ऐलान किया, ये पूरा बॉन्ड सिर्फ एक इन्वेस्टर ने खरीदा है और वो इन्वेस्टर था LIC। सीधे शब्दों में कहें तो मंत्रालय ने जनता के लगभग 32,000 करोड़ से अडानी साम्राज्य को संभालने की हिदायत दी थी। तो डिटेल में समझते हैं आखिर हुआ कैसे कैसे, क्या क्या, शुरू से लेके आखिरी तक। अडानी का कारोबारी सफर बहुत छोटे स्तर से शुरू होता है। साल 1991 में अमेरिकी कंपनी सारगिल के साथ वो काम कर रहे थे। ये कंपनी मिनेसोटा की बड़ी एक फूड और एग्रीकल्चर फर्म हुआ करती थी। अडानी उस समय गुजरात में नमक की खदानें विकसित करने के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे थे, लेकिन राज्य सरकार के साथ कंपनी का समझौता अचानक टूट जाता है। उस असफल प्रोजेक्ट की लगभग 2000 एकड़ बंजर जमीन को गुजरात सरकार से अडानी ने अपने दम पर हासिल कर लिया था, वो भी 1 रुपए में। और वहीं बनाया गया मुंद्रा का गहरा समुद्री बंदरगाह, जो धीरे धीरे भारत के इकोनॉमिक लिवराइजेशन और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के दौर में देश की इंफ्रास्ट्रक्चर रीढ़ बन चुका था। इसी दौर में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हुआ करते थे। उनकी नज़र अडानी पर पड़ती है। फिर 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। दोनों के रिश्ते की बुनियाद रखी जा चुकी थी। 2014 में चुनाव प्रचार का सफर अक्सर अडानी ग्रुप के निजी जेट, प्राइवेट जेट से तय किया जा रहा था। आज अडानी का देश विदेश में फैला साम्राज्य भारत की अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य स्तंभ बन चुका है। उनकी पोर्ट कंपनी देश के लगभग 27% माल को संभालती है। उनकी एनर्जी यूनिट्स कोयला और रिन्यूएबल पावर की सबसे बड़ी प्राइवेट प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर है। और 2022 में अडानी इस ग्रुप ने NDTV में हिस्सेदारी भी खरीदी, जो भारत का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला न्यूज़ चैनल है। उसी साल एक वक्त ऐसा भी आया जब गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं, एलन मस्क के ठीक बाद। लेकिन जल्द ही घोटालों की आंधियों ने अडानी साम्राज्य को हिला दिया। साल 2023 में न्यूयॉर्क की हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की फर्म ने एक लंबी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी ग्रुप ने विदेशी शेल कंपनियों के जरिए अपने शेयरों की कीमतें धोखाधड़ी से बढ़ाई हैं, जबकि अडानी की कंपनियां गंभीर रूप से कर्ज में डूबी हुई थीं। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के शेयरों पर शॉर्ट पोजीशन ली थी, यानी उसने ये दाव लगाया था कि इन शेयरों की कीमतें नीचे गिरेंगी, और उसका यह दाव सही साबित हुआ। हालांकि अडानी ग्रुप ने दी वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पूरी तरह निराधार थी। फिर पिछले साल का एक बड़ा मामला सामने आया। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी और उनके साथ साथ 6 अन्य सहयोगियों पर गंभीर क्रिमिनल एलिगेशंस लगाए। आरोप था कि साल 2020 से 24 के बीच में इन लोगों ने अमेरिकी बैंकर्स और इन्वेस्टर्स से झूठ बोला है और कंपनी के कारोबार को लेकर गलत जानकारी दी है। अडानी और उनके सहयोगियों ने झूठे बयानों के आधार पर अरबों डॉलर जुटाए हैं और इंडिया में सोलर पावर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए वहां के अधिकारियों को $250 मिलियन से ज्यादा की रिश्वत दी है, यानी कि भारतीय अधिकारियों को। तो अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने भी अडानी और सागर अडानी पर संघीय कानूनों की एंटी फ्रॉड धाराओं के उल्लंघन का मुकदमा दायर किया। अमेरिकी डिप्टी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल लिसा H. मिलर ने उस वक्त बयान दिया था, ये अपराध कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और डायरेक्टर्स द्वारा किए गए थे ताकि वो भारी भरकम सरकारी ऊर्जा सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स को भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के जरिए हासिल कर सकें, और इसका नुकसान अमेरिकी इन्वेस्टर्स को उठाना पड़ा है। FBI के न्यूयॉर्क फील्ड ऑफिस के अधिकारी जेम्स E. डेनेही का दावा था, कुछ आरोपियों ने इस रिश्वतखोरी की साजिश को छिपाने के लिए सरकार की जांच में बाधा डालने की कोशिश भी की है। 21 नवंबर को अडानी ग्रुप एक बयान जारी करता है और सभी आरोप बेबुनियाद बता देता है, लेकिन मामला वहीं नहीं रुकता। अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC अक्टूबर में अदालत में एक डॉक्यूमेंट्स दाखिल करता है जिसमें उसने भारत के विधि और न्याय मंत्रालय से मदद मांगी थी ताकि अडानी और सागर अडानी को समन और कानूनी नोटिस पहुंचाया जा सके, लेकिन उनका दावा था कि वे डॉक्यूमेंट्स कभी डिलीवर ही नहीं हुए। भारत के विधि और न्याय मंत्रालय ने इस पर कोई जवाब भी नहीं दिया। वहीं अमेरिका के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में जहां यह मुकदमा दायर किया गया है, उनका कहना है कि यह केस अभी भी सक्रिय है, एक्टिव है। वहीं अमेरिका में भी अडानी ने अपने लिए एक मजबूत लॉबिंग नेटवर्क खड़ा कर लिया है। पब्लिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक उन्होंने वहां की 3 बड़ी लॉ फर्म्स को हायर किया है जो अब उनके मामलों को संभाल रही हैं। आपको अगर याद हो, जब डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने, तब अडानी ने एक्स पर उन्हें बधाई देते हुए वादा किया था कि वो अमेरिका की एनर्जी सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में $10 अरब का इन्वेस्ट करेंगे।
जिससे करीब 15,000 नौकरियां पैदा होंगी। यानी जनवरी में शपथ ली थी ट्रंप ने और जनवरी में ये ट्वीट किया गया था अडानी के द्वारा, और अगले महीने फरवरी में ट्रंप की पार्टी के 6 सांसदों ने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि अडानी पर लगे आरोप भ्रमित करने वाला अभियान भर है और कुछ नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा करके आप अमेरिका भारत संबंधों को नुकसान पहुंचाएंगे और रोजगार के अवसरों को कम करेंगे, क्योंकि रोजगार देने के अवसर के बारे में बात कर चुके थे अडानी। लेकिन इन सब विवादों और अमेरिका में चल रहे कानूनी मामलों के बावजूद भारत में अडानी की चमक जरा भी फीकी नहीं पड़ी। अमेरिका में चल रही जांचों और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद अब बड़े बड़े अमेरिकी और यूरोपीय बैंक तो अडानी ग्रुप में पैसा लगाने से कतराने लगे थे, लेकिन LIC नहीं। धैर्य रखिए, धक्का मुक्की नहीं, पूरी कहानी बताई जाएगी। विदेशी बैंक लोन नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्हें रेपुटेशनल रिस्क यानी अपनी साख पर दाग लगने का खतरा महसूस हो रहा था। एक भारतीय बैंकर के मुताबिक US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस DOJ द्वारा अडानी पर चलाया गया अभियोग तो पब्लिक इमेज का मसला था, लेकिन SEC की चल रही सिविल जांच उससे कहीं ज्यादा खतरनाक मानी जा रही थी। अगर SEC की जांच में अडानी दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें अमेरिकी डॉलर मार्केट से फंड जुटाने पर रोक लग सकती है। ये उनके पूरे कारोबारी भविष्य पर एक भारी चोट होगी, उन्होंने ऐसा कहा। वहीं अडानी ग्रुप ने भी द वॉशिंगटन पोस्ट को दिए अपने बयान में कहा कि अडानी ग्रुप फाइनेंशियली बेहद स्ट्रांग है। नवंबर 2024 से अब तक हमारी कंपनियों ने ग्लोबल और घरेलू दोनों तरह के कर्ज बाजारों से $7 अरब से ज्यादा का पैसा जुटाया है। इसमें दुनिया के और भारत के कई बड़े इन्वेस्टर्स के साथ किए गए बड़े लेन देन भी शामिल है। लेकिन तब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का बयान कुछ और ही बयां कर रहा था। उसके डॉक्यूमेंट्स ने साफ माना था कि सरकार की यह इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जोखिम भरी हुई थी। एक डॉक्यूमेंट में तो लिखा था कि अडानी की सिक्योरिटीज विवादों के प्रति बेहद संवेदनशील है, जिससे उनके शेयरों की कीमतों में बार बार उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब देखते रहिए। उसी रिपोर्ट में बताया गया कि 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद LIC को लगभग 47,000 करोड़ रुपए के पोटेंशियल प्रॉफिट का नुकसान हुआ। फरवरी 2023 तक LIC के इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटकर करीब 25,200 करोड़ रुपए रह गया था। हालांकि मार्च 2024 तक ये फिर से बढ़कर लगभग 60,000 करोड़ पहुंच गया था, लेकिन तब तक LIC को अपने पूरे नुकसान की भरपाई नहीं हो पाई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि फिलहाल LIC का जो पूरा इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में यह भी दर्ज है कि अडानी ग्रुप की इजराइल की हाइफा बंदरगाह में जो हिस्सेदारी है उससे जुड़े जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स भी इन्वेस्टर्स को डराने लगे हैं, क्योंकि उस क्षेत्र को यमन के हूथी विद्रोहियों की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। अब चतुराई अडानी ग्रुप ने ये की कि कैसे लोन लिया जाए लोगों का, तो इतनी सारी आलोचनाओं से निपटने के लिए उसने मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज यानी नुकसान कम करने की योजनाओं पर ध्यान दिया और तैयारी भी की। जैसे इन्वेस्टर्स को पारदर्शी तरीके से पब्लिकली बताया गया कि इन्वेस्टमेंट के पीछे जो कारण है उनका फायदा आपको क्या होगा। कहा गया कि हम भारतीय नियामक संस्थाओं जैसे सेबी के नियमों का पालन करेंगे, पूरी जांच पड़ताल का सबूत दिया जाएगा। ये योजना अभी क्यों तैयार की गई? सरकार की कोशिश यही थी कि अडानी ग्रुप में LIC के इन्वेस्टमेंट को सिर्फ एक व्यावसायिक फैसला बताया जाए, ना कि किसी राजनीतिक पक्षपात या दबाव का नतीजा। आखिर में क्या हुआ? जैसा वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट कहती है, भारतीय सरकारी अधिकारियों ने सिफारिश की कि LIC को अडानी ग्रुप में और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये LIC के मूल उद्देश्यों के अनुरूप है और भारत के आर्थिक लक्ष्यों को मजबूती देता है। तो भारत के फिनांस मिनिस्ट्री ने प्रस्ताव रखा कि LIC अपने लगभग 28,560 करोड़ के बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का बड़ा हिस्सा अडानी ग्रुप को 2 कंपनियों में लगाए। पहली कंपनी थी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, यानी अडानी का पोर्ट्स और स्पेशल जोन यूनिट। डॉक्यूमेंट में लिखा गया कि इस कंपनी को एक भारतीय रेटिंग एजेंसी ने AAA की रेटिंग दी थी और यहां से LIC को 7.5 से 7.8% तक का रिटर्न मिल सकता था, जो सरकार के 10 साल के बॉन्ड पर मिलने वाले 7.2% रिटर्न से थोड़ा ज्यादा था। दूसरी कंपनी थी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसे भारतीय एजेंसियों ने AA रेटिंग दी थी। इसमें इन्वेस्ट करने पर 8.2% तक रिटर्न मिलने की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का नजरिया इतना सकारात्मक नहीं था। फिच रेटिंग्स ने अडानी की पोर्ट कंपनी और उसकी 2 ग्रीन एनर्जी यूनिट्स को सिर्फ BBB रेटिंग दी थी, जो कि इन्वेस्टमेंट के निचले स्तर की सीमा मानी जाती है। अपनी सफाई में अडानी ग्रुप ने दावा किया कि अडानी पोर्ट्स
अंबुजा सीमेंट्स और हमारी ग्रीन एनर्जी और पावर ट्रांसमिशन यूनिट्स की कई संपत्तियों की लोन पर निर्भरता घट रही है और उन्हें AAA रेटिंग मिली है। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया कि ये रेटिंग किस एजेंसी ने दी है। दूसरी ओर डॉक्यूमेंट्स में सरकारी अधिकारियों ने सुझाव दिया कि LIC को लगभग 4200 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करके अडानी की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए। इस योजना के तहत LIC को अडानी ग्रीन एनर्जी में हिस्सेदारी 1.3 से बढ़ाकर 3% तक करने का प्रस्ताव था, जबकि अंबुजा सीमेंट में 5.69 से बढ़ाकर 8% तक हिस्सेदारी बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा अधिकारियों ने लिखा कि LIC अडानी गैस और अडानी पावर ट्रांसमिशन में भी इन्वेस्टमेंट करने पर विचार कर सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब अमेरिकी जांचों के बाद कंपनियों का प्राइस स्टेबल हो जाए। मई में लिखे गए एक पत्र में LIC ने भारत के वित्त मंत्रालय से अपील की थी कि वे तेजी से समीक्षा और मंजूरी के प्रोसेस को पूरा करें, क्योंकि कुछ इन्वेस्ट टाइम सेंसिटिव हैं और इससे उसकी 25 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी धारकों को बेहतर रिटर्न मिल सकता है। दी वॉशिंगटन पोस्ट को मिले डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये योजना बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा मंजूर भी कर दी गई, जैसा कि इस मामले से जुड़े 2 अधिकारियों ने पुष्टि की है। लेकिन अडानी ग्रुप से जब सवाल किया गया तो जवाब रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद आया, हम किसी भी कथित सरकारी योजना में शामिल नहीं हैं जो LIC के फंड को अडानी ग्रुप की ओर मोड़ने से जुड़ी हो। LIC कई बार कॉरपोरेट ग्रुप्स में निवेश करती है और यह कहना कि हमें कोई खास तरजीह दी गई गलत और भ्रामक है। इसके अलावा LIC ने हमारे पोर्टफोलियो में निवेश से अच्छा रिटर्न भी कमाया है। LIC ने भी लिखा कि उसके सभी इन्वेस्टमेंट फैसले बोर्ड द्वारा मंजूर की गई नीति और विस्तृत जांच पड़ताल के बाद ही लिए जाते हैं। इसमें DFS या किसी और सरकारी संस्था का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो आपको ये रिपोर्ट देखकर क्या लगा? हमें अपनी राय इस कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।